सोचिए, आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब जिस एनर्जी से चल रहा है वो लाखों साल पुरानी है। ये हमारे पैरों के नीचे दबी एक विरासत है। तो चलिए आज जीवाश्म ईंधन की इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आखिर हमारी इस मॉडर्न दुनिया को असली पावर देता कौन है? ये सवाल सुनने में तो सीधा है, पर इसका जवाब वो छिपा है हमारे पैरों के नीचे, जमीन की गहराइयों में, पृथ्वी के इतिहास में। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। हम शुरू करेंगे अतीत की ऊर्जा से, फिर जानेंगे कोयले और पेट्रोलियम की कहानी, इसके बाद बात होगी गैस की, और आखिर में हम देखेंगे कि हमारा भविष्य इन ईंधनों के साथ कैसा होने वाला है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये दबी हुई विरासत आखिर है क्या, ये ऊर्जा आती कहाँ से है और क्यों इसकी कहानी जानना आज हमारे लिए इतना जरूरी हो गया है। सबसे पहले ये जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल होता क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है वो ईंधन जो लाखों साल पहले जमीन के नीचे दबे हुए पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों से बना है। मतलब सोचकर देखिए, डायनासोर के जमाने के या शायद उससे भी पहले के लाखों साल का इतिहास मानो एक कोयले के टुकड़े या तेल की बूंद में कैद हो गया हो। और यहीं पर कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। देखिए, संसाधन 2 तरह के होते हैं। एक वो जो खत्म हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जीवाश्म ईंधन। क्योंकि इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और हम इन्हें बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे होते हैं वो संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो अब कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं, और वो है कोयला, वही काला पत्थर जिसने पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति ला दी। पर इसकी शुरुआत किसी फैक्ट्री से नहीं, बल्कि करोड़ों साल पहले के घने हरे भरे जंगलों से हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया को एक साइंटिफिक नाम दिया गया है, कार्बनीकरण। पर अगर आसान भाषा में कहें तो ये कुदरत का एक कमाल का जादू है। मतलब मरे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे लाखों सालों तक जमीन के नीचे दबे रहते हैं और गर्मी और दबाव की वजह से वो बन जाते हैं कोयला। तो ये हुआ कैसे? चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 30 करोड़ साल पहले। तब धरती पर बड़े बड़े दलदली इलाकों में घने जंगल थे। फिर लाखों साल बीत गए, ये जंगल जमीन के नीचे दबते चले गए, मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे। और आज इतने सालों के जबरदस्त दबाव और गर्मी ने उन जंगलों को कोयले में बदल दिया है। अच्छा, एक और मजेदार बात, जब कोयले को इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है ना, तो उससे सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि 3 और जरूरी चीजें निकलती हैं। आप देख सकते हैं, ये हैं कोक, कोलतार और कोल गैस। और ये तीनों ही चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आती हैं। जैसे कि कोक, इसका इस्तेमाल होता है स्टील बनाने में। कोलतार से अरे वाह, पेंट, दवाइयाँ, परफ्यूम, प्लास्टिक, क्या कुछ नहीं बनता। और कोल गैस, वो तो फैक्ट्रियों के लिए एक जरूरी फ्यूल है ही। चलिए अब जमीन से हटकर समंदर के गहराइयों में गोता लगाते हैं, क्योंकि वहीं हमारी कहानी का दूसरा हीरो छिपा है, पेट्रोलियम, जिसे लोग लिक्विड गोल्ड या तरल सोना भी कहते हैं। इसकी कहानी भी कुछ कोयले जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि ये जमीन पर नहीं, समंदर में शुरू हुई। लाखों करोड़ों साल पहले समंदर में रहने वाले छोटे छोटे जीव जब मरते थे तो वो समंदर की तलहटी में जमा हो जाते थे। धीरे धीरे उनके ऊपर रेत और मिट्टी की परतें जमती गईं, और फिर वही हुआ, जबरदस्त गर्मी और दबाव ने उन जीवों के अवशेषों को एक गाढ़े काले लिक्विड में बदल दिया। जी हाँ, यही है कच्चा तेल। लेकिन जमीन से निकला ये कच्चा तेल या क्रूड ऑयल सीधे सीधे हमारे किसी काम का नहीं है। इसकी असली ताकत को बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है, जिसे कहते हैं रिफाइनिंग या शोधन। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में इस कच्चे तेल को गर्म करके उसके अलग अलग हिस्सों को छांटकर अलग किया जाता है। और इस रिफाइनिंग से हमें क्या क्या नहीं मिलता? हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस, गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल, हवाई जहाज का ईंधन, स्टोव और लैंप में जलने वाला केरोसिन, बड़े बड़े ट्रकों और जनरेटर को चलाने वाला डीजल, और तो और सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला बिट्यूमेन भी। सब कुछ इसी कच्चे तेल से निकलता है। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अब वक्त है इस फॉसिल फ्यूल फैमिली के तीसरे मेंबर से मिलने का। ये इन दोनों का कह सकते हैं सबसे साफ सुथरा कजिन है।
नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। इसे क्लीनर कजिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये जलती है तो कोयले और पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण फैलाती है। और इसका एक और बड़ा फायदा है, इसे पाइपलाइन के जरिए हजारों किलोमीटर दूर तक आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा, सीएनजी का नाम तो हम सबने सुना ही है ना? गाड़ियों में जो इस्तेमाल होती है वो असल में यही नेचुरल गैस है जिसे बहुत ज्यादा प्रेशर पर कंप्रेस करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है। आजकल इसका इस्तेमाल बिजली बनाने और गाड़ियों को चलाने दोनों में हो रहा है, एक साफ और बेहतर फ्यूल ऑप्शन के तौर पर। तो ये तो थी इन फॉसिल फ्यूल्स के बनने की कहानी। काफी दिलचस्प है, लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे सीधे हमसे जुड़ा है, हमारे आज और हमारे आने वाले कल से। क्योंकि ये जो विरासत हमें मिली है ये हमेशा हमारे पास नहीं रहने वाली। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ इन ईंधनों को बनने में लगे लाखों करोड़ों साल और दूसरी तरफ हमारी खपत की रफ्तार। जिस रफ्तार से हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे पास इनके जो ज्ञात भंडार हैं वो बस कुछ 100 सालों में खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ कुछ 100 साल। ये आंकड़ा वाकई में हमें रुककर सोचने पे मजबूर करता है। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल की तरह है, एक अलार्म है। और बात सिर्फ इनके खत्म होने की ही नहीं है, एक और बड़ी चुनौती है। जब हम इन ईंधनों को जलाते हैं तो उससे जो प्रदूषण होता है वो एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी वजह बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अच्छी खबर ये है कि बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर छोटे छोटे कदमों से ही होती है। जैसे कि गाड़ी एक जैसी मॉडरेट स्पीड पर चलाना, ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद कर देना, टायरों में हवा का प्रेशर सही रखना और गाड़ी की रेगुलर मेंटेनेंस करवाना। ये छोटी छोटी आदतें न सिर्फ हमारा फ्यूल बचाती हैं बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छी हैं। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो विरासत हमें जमीन के नीचे से मिली है वो लिमिटेड है, सीमित है। अब इसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल करें और इसके खत्म होने के बाद क्या होगा, इसकी प्लानिंग करना शायद हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?